क्या है बेन के आदर्श? क्या कुछ छुपा रहा है बेन अपने बच्चों से? क्या बेन और उसके बच्चों का लाइफस्टाइल उन्हें मुसीबत में डाल देगा? वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2016 की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म का रिकैप दूंगी जिसका शीर्षक कैप्टन फैंटास्टिक है। वाशिंगटन के पहाड़ी जंगल में बेन कैश अपने 6 बच्चों के साथ रहता है। बोडेवन, रेलियन, कील, वेस्पायर, जाया और नाई। बच्चों के नाम उनके माता पिता द्वारा बनाए गए थे ताकि वे यूनिक हो सके और किसी और के ये नाम न हो। उनका समाज से कोई संपर्क नहीं है, यह केवल नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस में है। उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी, लेकिन उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। बेन अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी या अमेरिकी सिस्टम जिससे वो घृणा करता है पर निर्भर नहीं होने के लिए आत्मनिर्भर बनाता है। वो उन्हें शिकार करना, पौधों की पहचान करना, अपने पानी को शुद्ध करना और जो कुछ वे पकड़ते हैं और जो बोते हैं उसे पकाना सिखाता है। वे शारीरिक रूप से फिट और एथलेटिक रहने के लिए एक कठोर ट्रेनिंग सिस्टम रखते हैं और इसमें हथियारों का उपयोग करना और अपना बचाव करना सीखना भी शामिल है। बेन उन्हें गंभीर रूप से सोचने का तरीका भी सिखाता है। उन्हें हर दिन पढ़ने और उन पर परीक्षण करने के लिए एडवांस टेक्स्ट बुक्स देता है। उनको अपने और अपनी बीवी के लेफ्ट विंग एनार्किस्ट आइडियल्स को पास करता है, जिसकी वजह से वो पहले ही सोसाइटी को छोड़ आए थे। उनके प्रश्न कितने भी भयानक या जटिल क्यों न हो, बेन अपने बच्चों से, यहाँ तक सबसे छोटे बच्चे से भी कुछ नहीं छिपाता है और बिना किसी डिटेल को छोड़े उन्हें मृत्यु और दुर्व्यवहार जैसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। जब बोडेवन अपने पहले हिरन को अपने दम पर पकड़ता है तो बेन उसके माथे पर कुछ जानवरों का खून डालता है और उसे जानवर के अंगों में से एक खाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो घोषणा करता है कि वो आखिरकार वो एक मर्द बन गया है। बाद में शाम को आग के चारों ओर पड़ने के बाद परिवार अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालते हैं और नृत्य करते समय कुछ सुखद धुनें बजाते हैं। अगले दिन बेन और बोडेवन शहर की ओर अपनी बस चलाते हैं, जहां बोडेवन को अपनी उम्र की लड़कियों के साथ बातचीत करने में परेशानी होती है, जबकि बेन अपने शिल्प का कुछ सामान बेचता है। बोडेवन जबकि पीओ बॉक्स की जांच करता है। वहां उसे उन यूनिवर्सिटी से पत्रों का एक ढेर मिलता है जिसमें उसने गुप्त रूप से अप्लाई किया होता है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसे उन सभी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। बेन अपनी बहन हापर को फोन करता है, अपनी पत्नी के बारे में समाचार मांगता है और हापर रो रो के उसे बताती है कि उसकी बीवी ने खुद का गला दबा के अपनी जान ले ली है। जंगल में लौटने के बाद बेन अपने जीवन के प्यार का शोक मनाते हुए एक झरने के नीचे कुछ पल बिताता है। अपने बच्चों को खबर देने के लिए लौटने से पहले उन्हें वादा करता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, और ये सुनकर वो सभी रोने लगते हैं। दुख से क्रोधित रेलियन एक चाकू लेता है, अपने पिता को कोसता हुआ लगभग उसको चाकू घोंप देता है, लेकिन वो कुछ भी कठोर करने से पहले खुद को रोकता है और दीवार को छुरा घोंपना शुरू कर देता है और बेन को बताता है कि वो उससे नफरत करता है। उस रात बेन लेस्ली की वसीयत को खोजने के लिए अपनी पुरानी कागजी कार्रवाई को देखता है। अगली सुबह बच्चों को अभी भी नॉर्मल ट्रेनिंग रूटीन के माध्यम से इसे गुजारना पड़ता है, लेकिन वे अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं। बेन अपने ससुर जैक को बुलाने के लिए शहर वापस जाता है, जिसने कभी भी उनकी जीवन शैली को मंजूरी नहीं दी थी, और अब वो बेन को धमकी देता है कि अगर वो लेस्ली के अंतिम संस्कार में दिखाई देता है तो उसे गिरफ्तार करवा देगा। वो अपनी बेटी की अंतिम इच्छा की भी परवाह नहीं करता कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए और न कि दफनाया जाए। लेस्ली की मां एबिगेल फिर फोन उठाती है, बेन को बताती है कि न्यू मैक्सिको में उनके चर्च में 5 दिनों में लेस्ली का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसका वो आना एक अच्छा विचार होगा। बच्चे यह सुनकर खुश नहीं हैं, लेकिन बेन उन्हें याद दिलाता है कि उनके गिरफ्तार होने का मतलब उनकी कस्टडी खोना हो सकता है। पूरी रात लेस्ली का सपना देखने के बाद बेन अपने बच्चों को कपड़े पहने और अपनी माँ को बचाने जाने के लिए तैयार देखता है। वो उन्हें फिर से याद दिलाता है कि यह असंभव है और उन्हें ट्रेन करने के लिए भेजता है। आज वे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिसके दौरान रेलियन फिसल जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। हालांकि उसकी मदद करने या उसे आराम देने के बजाय बेन उसे दर्द का सामना करने और चलते रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। उसे याद दिलाता है कि कई बार उसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं होगा और उसे यह जानने की जरूरत है कि उन अवसरों पर कैसे जीवित रहना है। एक बार ट्रेनिंग समाप्त हो जाने के बाद बेन ने नोटिस किया कि बच्चों का मूड वास्तव में खराब है, इसलिए वो फैसला करता है कि वे अंतिम संस्कार में जाएंगे। वे सड़क पर लंबा समय बिताते हैं, केवल सोने के लिए पार्किंग करते हैं या कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक के पास रुकते हैं। यात्रा के दूसरे दिन उन्हें एक पुलिस वाला रोकता है, जो बेन के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जांच करता है। फिर बस में प्रवेश करती है जब वो नोटिस करता है कि बच्चे स्कूल में नहीं है और चारों ओर किताबों का एक ढेर है। उसे डराने के लिए बोडेवन बताता है कि वे भगवान की छत्रछाया में एक साथ होम स्कूलिंग कर रहे हैं। अपने भाई बहनों के साथ वे एक क्रिश्चियन गीत गाना शुरू करते हैं। यह पुलिस वाले के लिए उन्हें अकेला छोड़ने के लिए काफी होता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे भेड़ों के झुंड के पास रुक जाते हैं, लेकिन बच्चों की हिम्मत नहीं होती उन्हें गोली मार दे, क्योंकि वो भेड़ें वहां सिर्फ पड़ी हुई थी। चूंकि उन्हें भूख लगी होती है, वे एक डाइनर में जाते हैं और भाई बहन पॉसिबली कुछ ऐसे फूड आइटम्स को आजमाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं जो उन्होंने पहले नहीं खाए थे, जैसे हॉट डॉग, पैनकेक्स और कोला, जिसे बेन जहरीला पानी कहता है। यह देखते हुए कि मेन्यू में कोई वास्तविक भोजन नहीं है, बेन बच्चों को बिना ऑर्डर किए ले जाता है और वे इसके बजाय एक सुपरमार्केट में जाते हैं। वहाँ बेन दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है और जब बाजार में हर कोई उस पर जांच करने में व्यस्त होता है तो उसके बच्चे कुछ खाना चुरा लेते हैं और बिना देखे ही भाग जाते हैं।
उनमें से केवल एक ही बेन को एक नकली गोली देने के लिए पीछे रहता है, जिसे वो बेहतर महसूस करने का नाटक करने के लिए लेता है ताकि वह भी वहां से निकल सके। बाद में वे पास के एक पार्क में जाते हैं जो उन्होंने चुराया है उसे लेकर, और बेन एक केक लाता है क्योंकि वे एडवांस में नोआम चॉम्स्की दिवस मना रहे हैं, एक छुट्टी जो उन्होंने एक फेमस फिलोसोफर पर बनाई थी। बेन उपहार के रूप में सभी के लिए हथियार लाया है, लेकिन रेलियन खुश नहीं है। वो चाहता है कि वे सामान्य लोगों की तरह क्रिसमस मना सके। उसके पिता उसे एक मामला पेश करने और एक अच्छा तर्क देने के लिए कहते हैं, लेकिन रेलियन इसके मूड में नहीं है और बस में लौट आता है। उनकी यात्रा इवेंचुअली उन्हें बेन की बहन के घर ले जाती है। हापर अपने पति डेव और उनके बेटों जस्टिन और जैक्सन के साथ रहती है, जो प्रसिद्ध ब्रांडों को नहीं जानने के लिए भाई बहनों का मजाक उड़ाते हैं। रात के खाने पर चीजें अजीब हो जाती हैं क्योंकि सेंसिटिव विषयों की बात आने पर बेन पीछे नहीं हटता और सब कुछ विस्तार से बताता है, जो हापर और डेव नहीं चाहते कि उनके बच्चे सुने। वे बाहर जाते हैं और इसके बारे में बहस करते हैं, इसलिए बेन उनके घर में काम करने के तरीके का सम्मान नहीं करने के लिए उनसे माफी मांगता है। फिर बच्चे भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि वे बगीचे में सोने लगते हैं, इस फैक्ट की अनदेखी करते हुए कि हापर ने उनके लिए रैक रूम तैयार किया था। अगली सुबह हापर और डेव बेन का सामना करते हैं और उसे बताते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने और वास्तविक दुनिया के बारे में जानने की जरूरत है, जिसके लिए बेन अपने लड़कों और ज़िया को बुलाकर जवाब देता है। हापर के बेटे बिल ऑफ राइट्स का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ज़िया यह साबित कर देती है कि वे उनसे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक है। कुछ ही समय बाद वे वापस सड़क पर चले जाते हैं और घंटों यात्रा करने के बाद इस बार वे एक मोटरहोम कैंपिंग साइट पर एक ब्रेक लेते हैं। वहाँ बोडेवन अपनी उम्र की एक लड़की से मिलता है जिसका नाम क्लेयर है, जो सोचती है कि वो थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी उससे बात करना पसंद करती है। बोडेवन उसे बताता है कि वे पेरिस से हैं, कि उसके पिता एक किताब लिख रहे हैं और उसकी माँ सरकार के लिए कुछ क्लासिफाइड स्टफ पर काम करती है, लेकिन वो उसके द्वारा दिए गए कई कल्चरल रेफरेंसेस को समझने में विफल रहता है। वे स्टिल मेक आउट करते हैं, जो बोडेवन के होश उड़ा देता है, और जब क्लेयर की माँ उन्हें ढूंढती है तो वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और क्लेयर का हाथ मांगते हुए एक इमोशनल स्पीच देता है कि कैसे क्लेयर ने उसके होराइजन और दिमाग को खोला है। दोनों महिलाएं हंसती हैं, यह सोचकर कि वो मजाक कर रहा है, और अपनी वैन में लौट आती है। अगले दिन बोडेवन उनके जाते समय खिड़की से उसे देखना बंद नहीं करता। इतनी लंबी यात्रा के बाद वे न्यू मैक्सिको पहुंच जाते हैं, इसलिए वे चर्च की पार्किंग पर बस पार्क करते हैं और रात को वहीं सोते हैं, जहां बेन फिर से लेस्ली के सपने देखता है। अगली सुबह परिवार अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता है और अंतिम संस्कार के बीच में चर्च में प्रवेश करता है। लेस्ली के माता पिता जैक और एबिगेल उन्हें खराब नजरों से देखते हैं। जब प्रीस्ट अपने भाषण के उस हिस्से में पहुंचता है जहां वो लेस्ली के पति और बच्चों का नाम लेता है, बेन उसे बाधित करने और खुद का भाषण देने का मौका लेता है। वो सभी को बताता है कि लेस्ली बौद्ध थी और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से नफरत करती थी, इसलिए वो इस विदाई से नफरत कर रही होगी, और अपनी विल में उसने खुद के अंतिम संस्कार करने और दुनिया से जाने के बाद लाइफ को सॉन्ग्स और डांस के साथ सेलिब्रेट करने की बात लिखी है, तो उसकी रात को शौचालय में फेंक दिया जाना चाहिए। जैक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बेन को बाहर फेंकने के लिए सिक्योरिटी को बुलाता है और बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। एक बार मास खत्म हो जाने के बाद जैक और एबिगेल बच्चों को हाई कहने के लिए आते हैं, लेकिन जैक बेन को बताता है कि बेन उसके परिवार के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए वो तो फ्यूनरल में नहीं आ सकता, लेकिन उसके बच्चे आ सकते हैं। बेन मना कर देता है, नहीं चाहता कि कोई उससे बच्चों को ले जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को दफनाने से रोकने के लिए कारों को फॉलो करने के लिए उनके साथ बस में चढ़ जाता है। बच्चे उससे ऐसा न करने की भीख मांगते हैं क्योंकि ऐसा करने से वो गिरफ्तार भी हो सकता है, और वे उसे खोना नहीं चाहते जैसे उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। इसलिए बेन मान जाता है और दूसरी ओर गाड़ी घुमा लेता है ताकि वे एक पार्क में डेरा डाल सकें। शाम को टाइम पास करते हुए रेलियन बोडेवन को बताता है कि उसे लगता है कि बेन ने उनकी माँ को पागल बना दिया है और वो खतरनाक है। वो भी रोना शुरू कर देता है और अपने भाई को सुनाने लगता है, जो सोचता है कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है और उसके पिता एक परफेक्ट इंसान है। यह बोडेवन को सोचने के लिए बहुत कुछ देता है, इसलिए वो एंड में अपना मन बना लेता है और बेन को सभी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर्स दिखाता है। वे सिर्फ कोई यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, ये स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, हार्वर्ड, डार्टमाउथ, MIT, ब्राउन, ये सभी प्रतिष्ठित नाम हैं। बेन सोचता है कि यह इम्प्रेसिव है, लेकिन वो भी हर्ट है क्योंकि उसके बेटे ने उसे इतना सब कुछ छिपाया। तब बोडेवन कहता है कि ये उसकी माँ ही थी जिसने उसे इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की सलाह दी। रोते हुए बोडेवन उसे बताता है कि वो वास्तव में किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है जब तक कि यह एक किताब से नहीं जुड़ा हुआ हो, कि बेन ने उन सभी को फ्रीक्स बना दिया और लेस्ली ने उसे समझा। फिर बेन के जवाब देने से पहले निकल जाता है। नाय आगे आता है और बेन को रेलियन से एक नोट देता है जिसमें कहा गया है कि वो अपने दादा दादी के साथ रह रहा है। बेन बच्चों के साथ बस लेता है और रेलियन को वापस लेने के लिए जैक के घर जाता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद बेन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके सिर के पास एक तीर मारकर उसे रोक देता है। वो उन सभी चीजों की ओर इशारा करना शुरू कर देता है जो वो रेलियन की स्थिति के बारे में अजीब या खतरनाक मानता है। वो स्कूल नहीं जाता है, उसे एक मेड अप हॉलिडे पर एक हथियार उपहार में दिया गया। उसने बाजार से भोजन चुराया और उसने अपने हाथ को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी, और उसकी बॉडी पर जो निशान थे वो भी बहुत कुछ कह रहे थे।
जैक इस चाइल्ड अब्यूज पर विचार करता है और बेन को बताता है कि वे जल्द ही बच्चों की कस्टडी को लेकर अदालत में उससे लड़ेगा, लेकिन अभी के लिए रेलियन वहीं रहेगा। चूंकि बेन अपने बेटे के बिना नहीं जाना चाहता, जैक पुलिस को फोन करता है, इसलिए बेन पकड़े जाने से पहले घर से बाहर निकल जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानते। झाड़ियों में छिपे बेन और बच्चे पुलिस के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वो वेस्पायर को छत पर चढ़ने के लिए भेजता है ताकि उसके भाई को खिड़की से बचाया जा सके। इससे पहले कि वो वहां पहुंचती, छत की एक टाइल टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, पहले एक कार पर और फिर जमीन पर। वेस्पायर को अस्पताल ले जाया जाता है और कुछ टेस्ट चलाने के बाद डॉक्टर बेन को बताता है कि उसे चोट लगी है, लेकिन शुक्र है कि कोई ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, बस एक हुआ टूटा है। हालांकि वो बताते हैं कि अगर उसकी रीढ़ की हड्डी के कुछ मिलीमीटर नीचे लगी होती तो उसकी मृत्यु हो सकती थी या उसे लकवा मार सकता था। जबकि वेस्पायर ठीक हो जाती है, परिवार जैक के घर पर रहता है और बेन देखता है कि उसके बच्चे वास्तव में अपने दादा के साथ कैसे अच्छा समय बिताते हैं। एबिगेल ने बेन को कुछ लेटर्स दिए जो लेस्ली ने लिखे थे, जब बेन ने उनसे लेस्ली का ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा था, जिसमें लिखा था कि उसे अब लेने आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने और बेन ने रहने के लिए सही जगह बनाई है, कि उसके बच्चे फिलोसोफर किंग्स होंगे और यह सब उसे बहुत खुश करता है, इसलिए वो उनके साथ वहाँ बेहतर होना चाहती है। यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है, बेन बच्चों से कहता है कि अब से वे उनके दादा दादी के साथ रहेंगे। बच्चे विरोध करते हैं, लेकिन बेन अपने फैसले पर कायम रहता है, यह समझाते हुए कि वो केवल उनके जीवन को बर्बाद कर देगा। जैक से उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहने और हाथ मिलाने के बाद बेन रोते हुए बस में चला जाता है। जब वो कुछ खाने के लिए एक बाजार में रुकता है तो वो अपने जीवन में इस नए चरण को शुरू करने के लिए एक इलेक्ट्रिक रेजर खरीदने और अपनी दाढ़ी को शेव करने का फैसला करता है। अगली रात जब वो डेरा डाले हुए है तो वो अपने बच्चों से मिलता है जो दाढ़ी की कमी से हैरान है। रेलियन उसे बताता है कि वो वास्तव में उससे नफरत नहीं करता है, वो बस चाहता था कि उसने उनकी माँ की मदद की होती, और बेन माफी मांगने से पहले इस बात से सहमत होता है। चॉम्स्की को कोट करने के बाद वे अपने पिता को अपनी मां को बचाने के लिए मना लेते हैं, इसलिए परिवार अपनी बस में कब्रिस्तान के लिए अपना रास्ता तय करता है, जहां बोडेवन अपने जीवन में एक नए फेज को मार्क करने के लिए अपने पिता से मेल खाने के लिए अपना सिर मुंडवाता है। कब्रिस्तान में वे अपनी मां के ताबूत को खोदते हैं और कब्र को फिर से भरने के बाद, ताकि कोई भी यह न बता सके कि यह खाली है, वे लेस्ली को समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहां एक टचिंग स्पीच के बाद वे उसका पसंदीदा गीत स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन गाते हुए उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ समय बाद वे उसकी इच्छा के अनुसार उसकी राख को शौचालय में फेंकने के लिए हवाई अड्डे पर जाते हैं। फिर वे बोडेवन को अलविदा कहते हैं, जो दुनिया देखने के लिए विदेश जा रहा है। तब से बेन और उसके बच्चे शहर के एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। वो अभी भी उन्हें सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे रहना है, लेकिन वो उन्हें स्कूल जाने की अनुमति भी देता है, अपनी विचारधाराओं और उनकी भलाई के बीच एक आदर्श मिड पॉइंट ढूंढता है। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं ये आपको पसंद आई हो। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।